हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी का एग्जाम मेंस का बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको मेंस के कुछ टॉपिक ऐसे करवाए जाएं जो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। तो इन टॉपिक्स में हम वैरायटी ऑफ टॉपिक जो है वो लेके चलेंगे। हर दिन आपके लिए एक अलग टॉपिक जो है वो लेके आएंगे इन वीडियोज़ के अंदर, और कोशिश करेंगे कि आपका जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपको हमारी वीडियोज़ के थ्रू अगर आप देखते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। जो पहली हमारे जो आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारा पोलराइजेशन के ऊपर। रिसेंटली देश के अंदर, और सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एक नया ट्रेंड जो है वो बन के उभरा है। ये जो नया ट्रेंड है वो क्या है? इसको पोलराइजेशन शब्द से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोलराइजेशन मतलब जिसको ध्रुवीकरण कहा जाता है। हमारे अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो दो पोल नजर आते हैं हमें, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी तरह से कुछ लोग जो बिल्कुल अलग अपोजिट व्यू रखते हों तो वो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। और पोलराइजेशन कई बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी हो सकता है। तो सेम उसी तरह से जो पोलराइजेशन है ऑन बेसिस ऑफ द रीजन भी हो सकता है। रीजन इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहां के लोग जो दूसरे एरिया है, नियर बाय एरिया है, दूसरा एरिया है, उन लोगों से बिल्कुल अलग होकर रहे हैं, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। रीजन मतलब एक स्थान की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने शुरुआत की इस बात से कि पोलराइजेशन जो चीज है हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जांपल आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि एक मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो जो आपका इजराइल पैलेस्टाइन वाला इशू है, रशिया यूक्रेन वाला इशू है, वहां पर आप देखेंगे तो लोग जो हैं आपस में बंट चुके हैं। अब वो तो हो गया दो, हम उनकी कंट्रीज की बात कर रहे हैं। इन बिटवीन कंट्री मतलब एक देश के अंदर ही अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह का ध्रुवीकरण नजर आता है। बाहर के बजाय हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ध्रुवीकरण किस बेसिस पे नजर आ सकता है? इंडिया पर ध्रुवीकरण हमें ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन नजर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट नजर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया नजर आता है। तो और ये जो रीजनलिज्म है, हम एक पोलराइजेशन के अंदर एक टर्म हम अगर रिप्रेजेंट करें तो पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, कि कौन किस एरिया का रहने वाला है, कौन किस स्टेट का रहने वाला है, उसके बेसिस पे ध्रुवीकरण लोगों के बीच में हो गया है, अलग अलग लोग हो गए हैं। उसी की बात हम आज करेंगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कि क्षेत्र के आधार पर पोलराइजेशन ध्रुवीकरण क्या होता है, क्या आप इस बात से समझते हैं? और कुछ फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं हमें जो इस पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। तो उन सब चीजों की अगर हम बात करें तो उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बेसिक आइडिया हमने ले लिया यहाँ पर कि पोलराइजेशन होता क्या है और भारत के अंदर किस तरह से ये जो चीज है हमें देखने को मिलती है, धर्म के बेस पर, जाति के आधार पर, एथनिसिटी के बेस पर और क्षेत्र के आधार पर। ये सब पोलराइजेशन हमारे यहाँ पर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीजनलिज्म के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर। अब देखिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, भारत के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये जो पार्टियां हैं ये भी आपकी क्षेत्रवाद का जो काम है उसको बढ़ावा देती हैं। नो डाउट ये पार्टीज क्या करती हैं, कुछ पार्टियों का अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक कास्ट को प्रमोट करने का या फिर एक स्पेसिफिक कास्ट के ऊपर वर्क करती हैं। और ये अगर तो आप किसी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं दैट इज ओके, ठीक है, वो सब चीजें ठीक हैं। बट आप डेवलपमेंट में विकास के नाम पर उन लोगों को इकट्ठा करके बाकियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पर्सनल गेन के लिए उनका यूज कर रहे हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इसी बेसिस पे काम करती हैं, और इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। राजनीति के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात क्या है, या फिर आप इसको बहुत बुरी बात भी कह सकते हैं, कि सत्ता में बने रहने के लिए अगर कुछ भी किया जाए तो कोई भी चीज गलत नहीं होती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कि सत्ता में अगर आपको रहना है तो उसके लिए अगर हमें देखने को मिलता है, मैं इस चीज की हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक दल किस तरह से सोचते हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए उनका इस तरह का थॉट प्रोसेस है कि अगर 200 लोग मर भी जाएं तो उनको क्या फर्क पड़ता है। मेन उनका यही है कि वो सत्ता में बने रहे, राजनीति के अंदर बने रहे, पावर उनके पास रहे।
तो अगर वो लोगों को अलग कर कर, लोगों को ध्रुवीकरण उनका कर कर, उनको अलग करके अगर वो सत्ता में बने रहते हैं, और ये अलग अलग होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, धर्म के आधार पर भी मारे जाते हैं, जाति के आधार पर भी मारे जाते हैं, तो इससे राजनीतिक पार्टीज जो है उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट की मैं बात करूं तो ये, जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, अलग अलग रीजनल पार्टीज बहुत सारी हमें नजर आती हैं भारत के अंदर। ये सब पार्टीज, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी एक पार्टी है, सर्वमनी अकाली दल एक आपकी पार्टी है। तो ये अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया में नजर आती हैं। और ये रीजनल पार्टीज भी हैं आपकी, रीजनल पार्टीज भी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही वर्क करती हैं। सो ये सब आपकी प्रमोट करती हैं रीजनलिज्म को। खैर, हम रीजनलिज्म को डिफाइन करते हैं पहले। रीजनलिज्म या फिर क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपनी विशिष्ट विशेषताओं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, इतिहास और भोजन की आदतों के आधार पर एक समान पहचान को वो साझा करते हैं। रीजनलिज्म इज द आइडिया दैट पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रिलीजन शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी विशिष्ट आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि भाषा के आधार पर एक लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है। आप एक स्टेट में ही देखते हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कुछ एरिया, मतलब आप एक दो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां से आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो भाषा बदल जाती है। भारत में तो ये बहुत ही चीज कॉमन है कि यहाँ पर हर 10-20 किलोमीटर के बाद भाषा के अंदर कुछ बदलाव नजर आता है। तो एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग अलग होंगे, उससे आगे बोलने वाले लोग अलग होंगे। वो अपने आप में एक समानता ढूंढ लेते हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं। मान लीजिए मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा बोलने वाले मुझे 100 लोग मिल जाएं तो वो मेरे लोग हो जाएंगे। अब उससे आगे कोई और दूसरी भाषा बोल रहा है तो वो उनके लोग हो जाएंगे। तो भाषा के आधार पर, कल्चर, हिस्ट्री के आधार पर, और फूड हैबिट्स, खाने के जो फूड हैबिट्स हैं उनके आधार पर भी ये जो रीजनलिज्म है देखने को मिलता है। दिस शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। अब कमाल की बात क्या है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये जो आइडेंटिटीज हैं, चाहे फूड के आधार पर, हैबिट्स के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, ये एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्रिएट करती है लोगों में। सेंस ऑफ टुगेदरनेस का मतलब है एकजुटता की भावना, एक जैसे होने की भावना को क्रिएट करती हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि टुगेदरनेस तो यहाँ पर आ गई, लेकिन वो उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर आई है जो एक भाषा बोल रहे हैं, उनमें और जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में तो दरार पैदा हो गई। टुगेदरनेस की सेंस तो आ रही है, लेकिन उसी के बीच में ये एक रीजनलिज्म, एक जो क्षेत्र के आधार पर जो एक विविधता है या फिर डाइवर्सिटी है, वो हमें नजर आ रही है यहाँ पर। अब अगर बात करें, यही जो आपका रीजनलिज्म है, क्षेत्र के आधार पर जो बंटवारा है, उसकी वजहें क्या है, फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करें भौगोलिक फैक्टर्स के बारे में, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। टेरिटोरियल ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री रिलेट्स टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। दिस इज मोर सो बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कहने का मतलब क्या है, क्षेत्र के आधार, मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो क्षेत्रवाद होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर किसी भी, अगर मान लीजिए आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब एक अपने आप में अलग आइडेंटिटी रखने वाला एक राज्य है। भाषा के आधार पर बात कर लीजिए, कल्चर के आधार पर बात कीजिए, या फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के हिसाब से बात कर लीजिए। उसी के अपोजिट में अगर आप हिमाचल में चले जाएं तो वहां पर बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, भाषा बहुत अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां की ज्योग्राफी बहुत अलग है। कोस्टल एरिया की अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, वहां की ज्योग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। प्लेन में राजस्थान हो गया, कोस्टल एरिया में आपका केरला, तमिलनाडु हो गया, पहाड़ों में आपका हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया। ये इन एरियाज में फर्क क्या आ रहा है? अगर आप भाषा को, कल्चर को, इन सब चीजों को साइड रख दें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, विविधताएं हैं, हमें देखने को मिल रही हैं। सो ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इसकी वजह से क्लाइमेटिक वेरिएशन अलोंग विद द डिफरेंसेस इन द सेटलमेंट पैटर्न, जिस हिसाब से जैसी ज्योग्राफिकल एरिया होगा उस हिसाब से वहां पे सेटलमेंट का पैटर्न भी होगा,
और उसी हिसाब से वहां पर क्लाइमेटिक वेरिएशन भी होगा, तो वहां पर ये जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है वो ज्यादा उभर के आता है। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर की अगर बात करें तो कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ का कल्चरल एक हेरिटेज है, वहाँ के फोक है, मतलब कि जो लोक कथाएं हैं उनकी अगर बात करें, मिथ्स की बात करें, सिंबोलिज्म की बात करें, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस की बात करें, उनकी वजह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूं समझ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे हम राजस्थान का एग्जांपल लेके चलते हैं। राजस्थान में कोई एक पर्टिकुलर ऐतिहासिक कोई भगवान है, मूर्ति है, उसकी पूजा की जा रही है, और उस भगवान की मूर्ति की पूजा करने वाले एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं, ठीक है। और ऐसा मैं सिर्फ राजस्थान का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सभी स्टेट्स में लगभग ऐसा देखने को मिलता है। उनके सभी के अपने देवी देवता होते हैं और ये ऐतिहासिक तौर पर चला आ रहा है, तो उस देवी देवता को पूजने वाले जो लोग हैं वो एक अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे देवी देवता को पूजने वाले हैं उनकी कम्युनिटी अलग है। तो यहाँ पर भी जो है वो किस वजह से हुआ, कल्चरल की वजह से, क्योंकि उनका कल्चर में आ गया उसको पूजा करना। और आपका जो मिथ्स है, सिंबोलिज्म है, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से। अब मिथ्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, मिथ मतलब कोई ऐसी चीज पे हम यकीन कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में है ही नहीं है, ठीक है। तो खैर, ये जो धर्म का मुद्दा होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है। आप किसी को नहीं कह सकते कि उनकी जो धर्म की जो प्रैक्टिसेस है वो गलत है, ठीक है। सो हम एक शब्द बोलकर इसे छोड़ देते हैं कि कुछ मिथ्स होती हैं हर रिलीजन के अंदर, उसकी वजह से भी रीजनलिज्म जो है वो पैदा होता है, और इसमें ये आपका हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्ट के अंदर आता है। उससे आगे अगर बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ गया, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई एक एरिया है वहां पर अमीर लोग जो हैं वो अलग रह रहे हैं, गरीब लोग जो हैं वो अलग रह रहे हैं। और ये क्यों हुआ अमीरी गरीबी, जो अनइवन डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 2500 BC के अराउंड जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें अगर आप देखें तो वो जो शहर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा था, मतलब कि जो नॉर्थ की तरफ को था, वहां पर क्या था, उस टाइम की सोसाइटी के वो लोग रहते थे जो कि बड़े थे, बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और बाकी जो लोग थे वो उस शहर से बाहर की तरफ रहते थे। अब ये तो नॉर्मल सी चीज होगी, जो शहर के अंदर उस चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं उनमें और जो शहर के बाहर रह रहे गरीब लोग हैं उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये डिफरेंस बढ़ता ही रहेगा। कैसे, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगी, गरीब गरीब होता रहेगा, अमीर अमीर होता रहेगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनइवन डेवलपमेंट इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अंदर वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर द रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म। क्षेत्रवाद का मुख्य कारण बनता है या फिर अलगाववाद का मुख्य कारण बनता है इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी होती है, अनइवन डेवलपमेंट होती है। दिस डिस्पैरिटी हैज कॉज्ड अ फीलिंग ऑफ द रिलेटिव डेप्रिवेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इकोनॉमिकली नेग्लेक्टेड रीजन। इसका एग्जांपल आप एक और समझ सकते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे बात की गई है। बोडोलैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड की तरफ, वहां के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट की अगर सिंपली बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट जो है बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा कुछ खास रीजन तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, बट आप यूं समझ के चलिए कि क्योंकि वो वहां के जो लोग हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकली भी वो डिफरेंट है। अगर हम चलना शुरू करें उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, तो वहां से आगे आपको हिमालयन माउंटेन भी स्टार्ट होती हुई नजर आ जाएंगी। प्लस इसमें एक और पॉइंट ये है कि वहां के एथनिसिटी में भी डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है। सो पता नहीं रीजन क्या है, बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो है वो शुरुआत से ही, जब से देश आजाद हुआ 1947 से ही, वहां पर उसकी जो डेवलपमेंट है बाकी पूरे जो इंडिया को अगर देखा जाए तो उन स्टेट्स के मुकाबले कम देखने को मिलती हैं। तो उसके अलावा और ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड बिल्कुल आपका हिमाचल के साथ लगता है, बट ज्यादातर जो इन स्टेट्स के हिस्से हैं वहां पर क्या है, अनइवन डेवलपमेंट की वजह से एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नजर आती है स्टेट के लोगों में, और उस वजह से ही जो वहां पर ये सेपरेटिज्म की जो एक सोच है वो हमें नजर आती है, रीजनलिज्म की जो सोच है वो हमें नजर आती है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर के बारे में,
तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी के अंदर आप जितने भी हमने अभी तक फैक्टर पढ़े हैं वो फैक्टर्स तो बिल्कुल यूं कहें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बट अगर ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हम रख के देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इंडिया में, भारत के अंदर एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला जा रहा है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और इस बेरोजगारी का जो फायदा है वो उठाया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। हम किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम सभी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि एक्चुअली में वो जो पार्टी है वो किसी डेवलपमेंट के पर्पज से राजनीति के अंदर है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर की कि यहाँ पर सत्ता में बने रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ता है तो इसमें उनको कोई बहुत बड़ा कोई जो वजह नजर नहीं आती या फिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली करेंगे। तो वही आपके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है। पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द लोकल लीडर exploit the regional sentiments and regional deprivation and convert them to solidify their factional support basis on the feeling of the insider versus outsider। ये इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हम बात करें, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो बाहर के स्टेट के, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर आए थे, और महाराष्ट्र में आने के बाद वहाँ पर जो वर्क है, जॉब है, वो ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर एक नई चीज क्या देखने को मिली महाराष्ट्र के अंदर कि वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज थी, जैसे कि हम बात करें शिवसेना की, अगर हम बात करें तो उन पार्टीज का ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि वहाँ पर उन्होंने एक रीजनल सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट किया, और वहाँ पर इनसाइडर आउटसाइडर वाला जो कंसेप्ट है वो लेके आए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, जस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र का। इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज हैं ऑल ओवर इंडिया में जो देखने को मिलती हैं, जो ये इनसाइडर और आउटसाइडर वाली जो फीलिंग है क्रिएट करती हैं, रीजनलिज्म को क्रिएट करती हैं, और उसकी वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं वो लोगों के बीच में बढ़ते रहते हैं, और इसकी वजह से फिर बाद में कई तरह के दंगे होते हैं, वायलेंस एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, या फिर इंपॉर्टेंट हम बात करें कि इंपॉर्टेंट आपके ऐसे एस्पेक्ट थे जो रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं। ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे गोला क्लासेस की तरफ से एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो 6th क्लास है वहां से लेके जो 12th क्लास है वहां तक की जो एनसीईआरटी है उसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। आई नो ये आपका एक बेसिक चीज होती है, आपकी जो एनसीईआरटीज होती हैं वो बेसिक आइडिया प्रोवाइड करती हैं, बट हाँ कोई भी चीज में अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बेसिक से ही करनी पड़ेगी। तो वो बेसिक आइडिया आपको इस एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट जो एनसीईआरटीज के या फिर बेसिक से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी 2024 के लिए और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम, अगर आप देखेंगे 2999 इसका जो प्राइस है वो रखा गया है। इसके अंदर आपको डेली जो लेक्चर देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको पढ़ाया जाएगा और एमसीक्यूज जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो वो सब चीजें आपको इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो कि इन सब चीजों में जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 को फोकस कर रहे हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।